नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा पर्यावरण से रिलेटेड खाद्य श्रृंखला। तो देखिए, फूड चेन यानी कि खाद्य श्रृंखला क्या है। तो दोस्तों, भोजन या ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर परितंत्र जो होता है हमारा, उस इकोसिस्टम में विभिन्न प्रजातियों के मध्य या उनके मध्य के जो संबंध होता है खाद्य श्रृंखला अथवा आहार श्रृंखला कहलाते हैं। यानी कि ऊर्जा का एक परितंत्र से दूसरे परितंत्र में जो स्थानांतरण होता है वो एक तरीके से क्या बनाता है, खाद्य श्रृंखला बनाता है, या जिसे आहार श्रृंखला भी कहते हैं। जैसे हम बात करें सूर्य, तो सूर्य जो है हमारी इस पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, क्योंकि हम सब जानते हैं क्योंकि सूर्य के प्रकाश के बिना जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर सकते। अर्थात प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों, ये जो पादप है, ये देखिए सूर्य का जो प्रकाश है यहाँ से क्या उत्सर्जित हो रहा है, प्रकाश। और यहाँ ये जो पादप है ये कौन सी प्रक्रिया करेंगे, प्रकाश संश्लेषण। कौन सी प्रक्रिया करेंगे, प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा क्या करेंगे, ये क्या बनाएंगे, भोजन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, भोजन। तो सूर्य की ऊर्जा कहाँ चली गई, हरे पेड़ पौधों के पास चली जाती है। तो हरे पेड़ पौधों को उत्पादक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये स्वयं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो इस प्रकार हरे पेड़ पौधे। इसके बाद देखिए, जो हिरण है वो कहाँ से भोजन लेगी, हरे पेड़ पौधे पे, क्योंकि ये शाकाहारी होती है। तो दोस्तों, ये जो प्राथमिक उपभोक्ता, तो उपभोक्ता किसे कहते हैं, यानी कि वे सभी प्राणी या जीव जो उत्पादकों पर निर्भर होते हैं। यानी कि किस पर निर्भर होते हैं, उत्पादक पर। उत्पादक यानी कि पेड़ पौधों पर। तो ये प्राथमिक उपभोक्ता हुआ। दूसरी बात करें अपन शेर, तो शेर यानी कि जो प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता। और जो द्वितीयक उपभोक्ता पर निर्भर रहेंगे वो क्या कहलाएंगे, तृतीय उपभोक्ता। और अपघटक के बारे में मैं आपको पहले से ही बता चुका हूं। जब ये क्या करते हैं, ये मृत और सड़े गले जीवों को उनको सड़ा गला देते हैं। यानी कि जब ये जो तृतीय को उपभोक्ता है, जब उसका मृत्यु होती है, तो ये जो अपघटक है, जीवाणु है, कवक है, ये क्या करेंगे, ये जीवाणु कवक वगैरह क्या करेंगे, इनको डिकम्पोज कर देते हैं, इनको नष्ट कर देते हैं और वायुमंडल में यानी कि मृदा के अंदर मिला देते हैं खाद बना के। तो दोस्तों, ये खाद्य श्रृंखला होगी। अब बात करते हैं एक और इसके अंदर जो पॉइंट्स निकल के आता है वो है खाद्य ऊर्जा का 10% नियम। दोस्तों, ऊर्जा का 10% नियम क्या है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। ऊर्जा का 10% नियम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये पर्यावरण से संबंधित ऊर्जा का या ऊर्जा प्रवाह का, ऊर्जा का 10% नियम। दोस्तों, ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम ये लिंडेमान ने दिया था। किसने दिया था, लिंडेमान ने दिया था। इनके अनुसार क्या है, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जब ऊर्जा का जो ट्रांसफर होता है तो क्या होता है, 10% ऊर्जा ही पहुंच पाती है। 90% ऊर्जा क्या हो जाती है, हास हो जाती है। दोस्तों, यहाँ 1000 किलो कैलोरी ऊर्जा है मान लिया जाए, तो यहाँ कितनी पहुंचेगी, यहाँ 100 किलो कैलोरी ऊर्जा ही पहुंचेगी। यानी कि एक पोषी स्तर है, ये दूसरा पोषक स्तर है, यहाँ कितनी पहुंचेगी, यहाँ 10 किलो कैलोरी ही पहुंचेगी। यानी कि 90% ऊर्जा। और यहाँ कितनी पहुंचेगी, केवल 1 किलो कैलोरी ऊर्जा ही पहुंचती है। तो दोस्तों, ये जो बताया मैंने ये क्या है, पोषी स्तर है। क्या है ये, पोषी स्तर। यानी कि ये ऊर्जा का पिरामिड है। ये क्या बन जाता है, पिरामिड। क्या बन जाता है, ये पिरामिड। तो ऊर्जा का जो पिरामिड है वो सदैव सीधा होता है। ध्यान रखिए दोस्तों, सदैव कैसा होता है, सीधा। तो यानी कि जो सबसे निचले स्तर के कौन है, उत्पादक। तो उत्पादक जो होंगे यानी कि हरे पेड़ पौधे उनमें उनके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी रहेगी। इसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता आ जाएंगे, उनके पास और कम एनर्जी रहेगी। इसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता, इनके पास और कम एनर्जी रहेगी। इसके बाद तृतीयक उपभोक्ता, इनके पास सबसे कम एनर्जी रहेगी। तो ये ऊर्जा का 10% नियम किसने दिया था, ये लिंडेमान ने दिया था। यानी कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर
दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा का प्रवाह होने पर 90% ऊर्जा का क्या हो जाता है, 90% ऊर्जा का क्या हो जाता है, ह्रास हो जाता है। अतः एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक केवल कितने परसेंट, केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। यानी कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक कितने परसेंट ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। जैसे देखिए यहाँ पे 10% ही ऊर्जा जा रही, 90% ह्रास हो गई, नष्ट हो जाती है। यहाँ पे भी देखिए, तो ये ऊर्जा का पिरामिड बताया हमने। अब हम बात करते हैं खाद्य जाल क्या है। तो दोस्तों खाद्य श्रृंखला हमने अभी देखा, यानी कि खाद्य श्रृंखला में क्या होता है, यानी कि ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो दोस्तों ऊर्जा का प्रवाह अभी जस्टली मैंने बताया आपको, ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, यानी कि उत्पादक, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता, फिर तृतीय उपभोक्ता और फिर अपघटक जाता है। अब हम बात करते हैं खाद्य, यानी कि खाद्य जाल क्या है। तो दोस्तों खाद्य श्रृंखलाएं जो होती है वो विभिन्न प्रकार की जो श्रृंखलाएं होती है, खाद्य श्रृंखलाओं के या अनेक खाद्य श्रृंखलाएं जब होती है, अनेक प्रकार की या अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के आपस में अंतर संबंध को क्या कहते हैं, खाद्य जाल कहते हैं। यानी कि एक जाल बन जाती है, खाद्य जाल कहलाती है। जैसे इसका स्पष्ट एग्जांपल्स आपको यहाँ दिखाऊंगा मैं। जैसे यहाँ हमने पादप बना दिया, क्या बना दिया, पादप। तो पादप को खा रहा मान लीजिए टिड्डा खाता है। कौन खाता है, टिड्डा। टिड्डे को खा गया मान लीजिए मेंढक खा जाता है। कौन खा जाता है, मेंढक। और मेंढक को कौन खा जाता है, सांप। और दोस्तों सांप को कौन खा जाता है, बाज, यानी कि चील खा जाता है। अब दोस्तों इसी पादप को कोई दूसरा भी खा सकता है, जैसे मेंढक भी खा सकता है डायरेक्टली। और मेंढक को कौन खा सकता है, सांप खा सकता है। और सांप को डायरेक्ट कौन खा गया, बाज खा जाता है, यानी कि बाज खा जाता है। अब दोस्तों पादप को मान लीजिए दूसरा कोई अन्य जीव खा जाता है, जैसे कि मान लीजिए इसको खा जाता है खरगोश खा जाता है। और खरगोश को कौन खा गया, खरगोश को मान लीजिए भेड़िया खा जाता है, और भेड़िया को कौन खा जाता है, शेर खा जाता है। और शेर को बाज नहीं खा सकता। तो इस तरह से एक श्रृंखला बन जाती है, जिससे कि मान लीजिए और भी बहुत सारी श्रृंखला बन जाए। जैसे पौधों को दूसरा कोई जीव खा जाता है, मान लीजिए बकरी खा जाती है। कौन खा जाती है, बकरी। और बकरी को कौन खा जाता है, बकरी को खा जाता है मान लीजिए भेड़िया खा जाता है। कौन खा जाता है, भेड़िया। और भेड़िया कौन खा जाता है, शेर। तो इस तरह से खाद्य श्रृंखला ये आपस में, जैसे पादप है इसको खरगोश खा गया, खरगोश को कौन खा गया, भेड़िया खा गया, भेड़िया को फिर शेर खा गया। तो इस तरह से जैसे मेंढक है, यहाँ मेंढक को डायरेक्ट कौन खा जाता है, सांप। इस तरह से टिड्डा है, टिड्डे को डायरेक्ट यहाँ सांप खा जाता है। जैसे मेंढक है, मान लीजिए मेंढक को आगे जाके कोई दूसरा अन्य जीव खा जाता है, और उसको मान लीजिए अन्य आगे का जीव। तो एक ये क्या बन जाती है, एक जाल बन जाती है। तो ये किसका चित्र बनाया हमने, खाद्य जाल का। किसका चित्र बनाया, खाद्य जाल का। तो ये खाद्य जाल है। अनेक खाद्य श्रृंखलाएं में जब ऊर्जा का प्रवाह होता है तो वह एक दूसरे के ऊपर एक जाल जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है। अनेक खाद्य श्रृंखलाओं में आपस में जो अंतर संबंध हो जाता है, और अंतर संबंध किसका होता है, ऊर्जा प्रवाह का। किसका होता है, ऊर्जा प्रवाह का। तो ये क्या बन जाती है, एक खाद्य जाल बन जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, फूड वेब कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, फूड वेब। अब बात करते हैं अपन पारिस्थितिकी क्या है। तो दोस्तों इसको राइट नोट कर लीजिए। तो पारिस्थितिकी क्या है, जीवों तथा उनके वातावरण के मध्य जो संबंध है उसको पारिस्थितिकी कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं।
तो दोस्तों पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी। तो दोस्तों इकोलॉजी क्या है? सजीवों तथा उनके वातावरण के मध्य संबंध के अध्ययन को, उनके मध्य संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, इसको आप नोट कर लीजिए। जितने भी सजीव होते हैं वो किसी न किसी प्रकार से किसके साथ जुड़े रहते हैं? वातावरण के साथ। किसके साथ? वातावरण के साथ। और इनके मध्य आपस में क्या होता है? एक संबंध बन जाता है ऊर्जा के कारण, यानी कि भोजन के कारण ये वातावरण पर निर्भर होते हैं। जैसे पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के लिए जल पर निर्भर होते हैं, सूर्य के प्रकाश पर निर्भर होते हैं, वायु यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड पर निर्भर होते हैं। इनके मध्य जो संबंध है वो क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। तो इस प्रकार हमने क्या क्या देखा? हमने खाद्य श्रृंखला देखी, खाद्य जाल देखा और पारिस्थितिकी देखा और ऊर्जा का 10% नियम देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।